ऐसा कोई मान लो सरफेस है ये, और यहाँ पर एक स्प्रिंग इस सरफेस से अटैच है ऐसे, ठीक है। और सामने एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास दे दिया जाए m, स्प्रिंग का कांस्टेंट यहाँ पर के मासलेस स्प्रिंग है फिलहाल अभी यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी यहाँ पे 0 है, ठीक। इसमें 2-3 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है। तो क्वेश्चन है कि ब्लॉक के पास अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो ये ब्लॉक कितना स्प्रिंग को अधिकतम कंप्रेस कर पाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट हो। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इसको बेसिस मान करके हम किस लेवल तक के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सा एक क्वेश्चन है, चुटकुला टाइप है ये। तो ये था कि इसमें अधिकतम कितना कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। बस इतना सा है क्वेश्चन। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के रुकने के पहले स्प्रिंग में कितना अधिकतम कंप्रेशन आ गया होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो तुम पहले जानते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये शायद कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक लाइन तुमको लिखना था जो कि तुम पहले जानते हो, हाफ m इंटू v0 स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट होगा, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। x का वैल्यू बोलो कितना आएगा, m v0 स्क्वायर बाई के अंडर रूट, ये पहला आंसर होगा आपका। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये हम पहले करवा चुके हैं, और शायद क्वेश्चन पहले आपने देखा हो मे बी। हम यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, ठीक है, और ये म्यू भी कांस्टेंट है इस पूरे सरफेस का। और ये समझना कि ब्लॉक जो है ना बिल्कुल स्प्रिंग के पास में रखा है, स्प्रिंग के बिल्कुल साइड में रखा हुआ है, ठीक है। या ये जहाँ से स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है, ये जो स्प्रिंग का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर ही मतलब एक तरह से ये वाला रीजन जो है ये म्यू वाला सरफेस है। तो आज के टाइम में जितना भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को दबाने में खर्च नहीं होगी, कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन भी उस एनर्जी को खर्च करेगा। तो बस तुमको लिखना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना एनर्जी खर्च करेगा, प्लस जो एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग स्टोर्ड होगी वो कहाँ से होगी, ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो एक सिंपल सी लाइन इसमें भी तुमको लिखना है, हाफ m इंटू v0 स्क्वायर बराबर स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी आ गई होगी, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना एनर्जी खर्च किया होगा, उसने खर्च किया होगा म्यू mg इंटू एक्स। ये जब तक ब्लॉक आगे बढ़ेगा तब तक फ्रिक्शन एनर्जी को खर्च करेगा, और वो जो फ्रिक्शन एनर्जी खर्च करेगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू mg, एक्स कितना है यहाँ पर, ये जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, ठीक है। अब एक से यहाँ पे कैलकुलेट करो, देखो क्या बन जाएगा, हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ k एक्स स्क्वायर और माइनस म्यू mg x, ये बनेगा बराबर में 0। क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है। तो x का वैल्यू बोलो कितना आएगा, माइनस b कितना आपके पास है, म्यू mg, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कर ले इसको हम लोग, प्लस का म्यू mg बनेगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना आपके पास म्यू mg, इसका होल स्क्वायर कर लेते हम लोग, नेगेटिव साइन से, बट नेगेटिव का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4ac, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो, माइनस का k/2, माइनस का k/2, और इंटू सी कितना हमारे पास है, ये m v0 स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, और बाई में 2 है। ए का वैल्यू बोलो कितना है, माइनस का k/2 है। अब इसको सॉल्व करें, आप देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 से 2 4 ऊपर नीचे खत्म, क्या बन जाएगा, k m v0 स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, म्यू m स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से
एक्स का वैल्यू क्या आएगा देखो, म्यू एम जी प्लस माइनस अंडर रूट म्यू स्क्वायर या म्यू एम जी का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, म्यू एम जी का होल स्क्वायर प्लस हो, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा के एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक, कितना बचेगा, और बाई में माइनस का के, ये कितना बचेगा। अब इसको तुम और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, ठीक है, डाटा जो दिया होगा उसके भी आप पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो आगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और हम चेंज करें कि जो म्यू है उसका वैल्यू वेरिएबल है, म्यू का वैल्यू वेरिएबल, हमने इसको मान लिया म्यू बराबर अल्फा इंटू एक्स, एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ये तुम छाप लेना, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, ये सब बेसिक सी बात थी। क्वेश्चन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि म्यू अगर यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स के साथ वेरी कर रहा, अल्फा कांस्टेंट है बट यहाँ पर एक्स चेंज होने पर म्यू का मान चेंज होगा, तो चीज़ें यहाँ पर कैसे हो गई, वेरिएबल, ठीक है, बेसिक सी बात ये भी रह गई। चलो फिर से वही कहानी कि ब्लॉक आया, स्प्रिंग को दबाना शुरू किया, लेकिन इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसका 100% कन्वर्जन स्प्रिंग को दबाने में नहीं होगा, कुछ परसेंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन खर्च होगा। अब देखो इस ब्लॉक के पास जितना भी एनर्जी है वो कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसके देखो दो भाग यहाँ पे होने तय, एक तो स्प्रिंग को दबाने में, दैट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, इतना तो आना ही आना है, प्लस खर्चा, खर्चा कितना देखो, म्यू कितना हमारे पास, अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, फार्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, म्यू एम जी इंटू डी एक्स, डी एक्स यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर म्यू कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू का डाटा देखो क्या तुम्हारे पास, अल्फा इंटू एक्स और एम जी इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना तुमको 0 to x, ठीक है। चलो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या बना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x को इंटीग्रेट करो, dx के साथ इंटीग्रेट होगा तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा एम जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो दोनों साइड से 1/2 खत्म कर लो, इधर क्या बचा देखो, एम वी नॉट स्क्वायर, राइट हैंड साइड बोलो क्या बचा, के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एम जी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। देखो ये तो सिंपल सा था एक तरह से, भले इंटीग्रेशन था बट जो आंसर आएगा इसमें क्वाड्रेटिक नहीं लगाना पड़ेगा तुमको, है ना, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं फिट करना है। तो x का वैल्यू बोलो क्या आएगा, डायरेक्ट अब इसको लिख रहे हैं हम लोग, देखो एम वी नॉट स्क्वायर बाई में देखो क्या बचा, के प्लस अल्फा इंटू एम जी, और इस पूरे का अंडर रूट, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप। चलिए टॉपिक में थोड़ा सा और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है, ये सब अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल में आते हैं। ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, जैसे ये मान लेते हैं मास m है और ये मास मान लो 2m है, ऐसे, ठीक है। ऐसे फिगर दिया है और ये सरफेस यहाँ पे स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। इनिशियल सिस्टम रुका हुआ है, इनिशियल सिस्टम रुका हुआ है। क्वेश्चन ये कि जब
एम ब्लॉक, जब एम ब्लॉक, ये हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, जब एम ब्लॉक वर्टिकली एच नीचे जाएगा तब m तथा 2m का वेलोसिटी याद करना आपको। वेलोसिटी मतलब वेग। ये हिंदी में क्वेश्चन लिख दिया हमने, ठीक, ये हिंदी में क्वेश्चन है। जब एम ब्लॉक अपने इनिशियल लेवल से भी यहाँ पर सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है, अभी इसमें किसी के पास किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है, सिस्टम रिलीज किया गया तो एम ब्लॉक नीचे जाएगा। एम ब्लॉक नीचे कितना जा रहा है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से h, तो उस सिचुएशन पर m तथा 2m की वेलोसिटी कितना होंगी, ठीक है, इन दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा, ये तुमको सोचना है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन आप नोट कर लो आप पहले इसको, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। एक सुंदर से क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी यूज करना है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीन पॉज करके इसको एक बार ट्राई करना और फिर आंसर मैच करवाना, क्या मैच हो रहा तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो ये चीज़ हटा दे रहे हैं यहाँ से हम लोग। सबसे पहले आप ये बताओ कि जितना एम ब्लॉक नीचे जाएगा क्या उतना ही 2m ब्लॉक आगे आएगा। जितना m ब्लॉक नीचे जाए क्या उतना ही 2m ब्लॉक आगे जाएगा, ये तुमको सोचना है ना। अच्छा, ये जो ब्लॉक है किससे अटैच है, पुली से। पुली कैसी है, हिंदी में कहें तो इसको हम लोग फ्लोटिंग पुली, क्या कहेंगे इसको, फ्लोटिंग पुली। मतलब ये पुली भी ऊपर नीचे उड़ सकती है, मतलब मूव कर सकती है, ठीक है, जबकि ये फिक्स पुली है। ये जो ब्लॉक है किससे अटैच है, फ्लोटिंग पुली से। अगर ये ब्लॉक h नीचे गया तो फ्लोटिंग पुली नीचे कितना जाएगी, h। और हम जानते हैं फ्लोटिंग पुली अगर h नीचे गई तो धागा तुमको इस साइड से h और इस साइड से भी तुमको h छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ब्लॉक अटैच विद पुली, अगर ब्लॉक नीचे h गया तो इस पुली को भी h नीचे जाना पड़ेगा। और हमको ये बात पहले से पता है नियम में कि अगर फ्लोटिंग पुली h नीचे गई तो दोनों साइड धागा कितना छोड़ना पड़ेगा हमको, 2h। अब ये देखो, ये जो धागा है यहां से फिक्स है, अब इधर से धागा छूट नहीं पाएगा, ठीक है। इस h को कवर करने के लिए, इस h लेंथ यहाँ पे धागा छोड़ने के लिए ब्लॉक कितना आगे मूव कर सकता था, h, बट ये अकेले अपना ही काम करता, ठीक है, ये h आगे जाता। लेकिन अब इस डेट आज के टाइम में क्या है, देखो ये यहाँ पे फिक्स है, तो फिक्स होने का मतलब कि इस साइड से धागा छूटने की पॉसिबिलिटी है नहीं। और हमने यहाँ पर कह दिया कि एम ब्लॉक नीचे h गया मतलब कि पुली गारंटीड h नीचे गई होगी। और अगर पुली h नीचे गई है तो धागा दोनों साइड से टोटल मिलाकर कितना छोड़ना पड़ेगा, 2h। तो दोनों साइड की बात हम कह रहे हैं, लेकिन दोनों साइड धागा छूट नहीं पा रहा, एक साइड छूट सकता है। और धागा छूट कैसे रहा, छूटना यहाँ पर वैसे बात नहीं छूट रहा धागा, ये ब्लॉक ही क्या है, आगे मूव कर जा रहा है। ब्लॉक ही 2m वाला क्या है, आगे मूव कर जा रहा है। कितना आगे जा रहा था, h। अब इससे कहा जाए भाई साहब तुम सामने वाले प्राणी की जिम्मेदारी उठा लो। जिम्मेदारी क्या उठाएगा, उसका h अपना चलना है और h उसका, टोटल कितना चलना है इसको, 2h, ठीक है। ऐसा हमने ये चीज़ हमने इसलिए कैलकुलेट किया कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है तो इन v1 v2 का भी रिलेशन होगा। हमको क्या पता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर फिक्स पुली होती तो उस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम होता। बस तुमको अप्लाई करना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास हमको दिया है, वेलोसिटी हमसे पूछा, लेकिन क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होंगी। समझ में आ रही बात। तो अब तुम्हें सबसे पहले एक v1 v2 का रिलेशन लिखना पड़ेगा। देखो v1 v2 में क्या दिख रहा, जो बच्चे थोड़ा सा पुअर हैं, पैसे से नहीं, ऊपरी मंजिला से यहाँ से, तो यहाँ पर देखो अगर ये धागा एक है, इस धागे में टेंशन इधर t, इधर भी क्या होगा, t होगा, ठीक है। यहाँ पर बोलो कितना आएगा टेंशन, 2t। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ टेंशन कितना बन जाएगा, t, ठीक है।
तो इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितना बना, टोटी। तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी के रिलेशन लिखने के लिए टेंशन इंटू वेलोसिटी बराबर टेंशन इंटू वेलोसिटी। टी ने टी को मार दिया, ठीक है। तो V2 बराबर क्या बन रहा है देखो, 2V1। ये 2V1 का मतलब ये चीज़ यहीं से निकल के आ रही है। हमने अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा कि अगर ये ब्लॉक H नीचे गया तो इस पुली को H नीचे आना पड़ेगा, और इसके लिए इस ब्लॉक को कितना आगे जाना पड़ेगा, 2H। तो 2H तभी जा पाएगी जब इसकी वेलोसिटी इससे डबल हो, ठीक है। तो ये तो तुम रिलेशन ऐसे भी ला सकते थे, टेंशन मेथड से भी ला सकते थे, ठीक है। अब तुम्हें अप्लाई करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एम ब्लॉक नीचे कितना गया, H, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कितना घटेगी, जितना ब्लॉक नीचे जाएगा। कितना गया है, H, तो mgh बराबर कितना लिखोगे तुम, बोलो, हाफ m इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू V2 स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। मास इसका 2m है, देखो मास से मास खत्म कर लो दोनों साइड से, और यहाँ से g इंटू HO बराबर देखो, ये तो V1 स्क्वायर बाई 2 बनेगा, प्लस ये 2 ने 2 को मार दिया, तो बचेगा यहाँ पर केवल V2 स्क्वायर, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या मिलेगा, V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और ये बाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो GH के साथ मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा, 2GH बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर। अब चाहे V2 रिप्लेस करो और चाहे V1, तो चलो V2 रिप्लेस कर लेते हैं। V2 है कितना, ट्वाइस V1 है, तो यहाँ पे डाटा रख लो, देखो क्या मिलेगा तुमको, 2GH बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर। V2 कितना हमारे पास, 2V1, और उसका स्क्वायर करना, फाइनली कितना बन जाएगा, 4V1 स्क्वायर बनेगा क्या, और 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 1 मतलब कि 9, तो ये फाइनली बन जाएगा 2GH बराबर 9V1 स्क्वायर, ठीक है। बोलो V1 का वैल्यू क्या आएगा, 2GH बाई 9 अंडर रूट, ये बनेगा। बताओ V2 कितना आएगा, V2 बराबर क्या, ट्वाइस V1 है, तो V2 बराबर लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 2GH बाई 9, ये 9 है, ठीक है। अब दो अंदर भेज सकते हो तुम लोग, तो V2 बराबर क्या मिला, देखो 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा ये, तो 4 को 4 गुणे 2 8 हो जाएगा ये, तो 8GH बाई 9, ये एनलेम से कंबाइन कर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक बार इसको भी देख लो। चलिए क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, एनलेम और वर्क एनर्जी पावर से कंबाइन क्वेश्चन है ये। आज की क्लास में बच्चों ज़्यादातर न्यूमेरिकली आप लोगों को डिस्कस करने हैं कि किस पूरे चैप्टर में सही मायने में न्यूमेरिकल के अलावा ज़्यादा थ्योरी के नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है। चले क्वेश्चन ऐसे जैसे मान लो कि इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर एक पुली लगा दी गई है। मतलब कि जितने भी तुम एलएम में क्वेश्चन किए थे जहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात की तुम लोग, उसमें आज की डेट में तुम वेलोसिटी की बात कर सकते हो, और अगर उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को तो फ्रिक्शन मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो क्वेश्चन किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये एक छोटा सा चुटकुला बेसिक सा तुमको हम करवा दे रहे हैं, ऐसे फिगर है, ठीक है। ये एम मास है और ये भी एम मास है। नामकरण इनका कर लेते हैं, चूँकि दोनों शकल सूरत से एक जैसे लिख दिख रहे हैं ना, तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि किस एम की बात हो रही है। तो इसका नाम ए रखा गया, इसका नाम बी रखा गया, ठीक है। काफ़ी सोच समझ के रखा गया नाम इन दोनों का, ए और बी, ठीक है। चलो ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम। क्वेश्चन एक बी वाला ब्लॉक बी
ब्लॉक बी जब H नीचे जाएगा जब H नीचे जाएगा तब ब्लॉक ए तथा बी की वेलोसिटी ज्ञात करना तुमको, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ज्ञात करनी, कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट करनी, जो भी करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जा करके आप आंसर बताना कि सर हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। और ऐसे इनलेम से देखो कई सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बट समझने समझाने के लिए 2 क्वेश्चन पर्याप्त है। अभी हम सर्कुलर मोशन वगैरह सब मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और वर्क एनर्जी पावर सही मायने में देखो, जो बच्चे यहाँ पे पहले से पढ़ चुके हैं, 12 पास आउट हैं, इसमें उनको आइडिया होगा कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि जो पूरे फिजिक्स में कहीं ख़त्म नहीं होते। भले ही वो चैप्टर पढ़ने के बाद कहा जाता है कि ये चैप्टर यहाँ तक है, इसके बाद ये ख़त्म है, ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया, बट उसके जो कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम अगर कहें तो वर्क एनर्जी पावर है। आफ्टर दिस चैप्टर ऐसा कोई चैप्टर तुमको नहीं मिलेगा जहाँ पर एनर्जी वर्ड ना मिले। और एनर्जी वर्ड है मतलब कि वहाँ पे कार्य, ऊर्जा, प्रमेय की बात होगी, कई सारी बातें होंगी वहाँ पे, ठीक है। एनलेम की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तुम ऐसा कोई चैप्टर नहीं देखोगे आफ्टर एनलेम जहाँ पर फोर्स वर्ड ना मिले। और फोर्स वर्ड है मतलब कि वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है। और केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आ सकता, उसमें पूरी मैकेनिक्स आ सकती है। क्योंकि फोर्स वर्ड देखो फ्रिक्शन में भी आता है, फोर्स वर्ड तो खुद न्यूटन साहब ने अपने लिए बनाया ही था एक ठो, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स, आगे चल के तुमने पढ़ा रोटेशन, वहाँ पर भी फोर्स आया। उसके बाद तुमने पढ़ा ऑसिलेशन, वहाँ पर फोर्स आया। ग्रेविटेशन पढ़ा तुमने, वहाँ पर फोर्स आया, ठीक है। कल तुमने पढ़ा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पर फोर्स वर्ड आया। तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, इन 2 चैप्टर का एक तरह से पूरे फिजिक्स में रोल कहीं ना कहीं दिखता रहेगा, ठीक है। तो सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ लिमिटेड न्यूमेरिकल भी पर्याप्त होते हैं। बाकी इसका लेवल कुछ नहीं है, हम चाहें तो इसको हम 40-50 लेक्चर में भी कंप्लीट करें, तब भी हम नहीं कह सकते कि हमने 100% कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप कुल मिला के क्वेश्चन साथ में लगाते जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करते जाओ यहाँ पे, और फिर उसके बाद घर में आप जो भी कुछ किताब लिए हो उस किताब से कम 15-20 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, डेली का। हर लेक्चर के बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन, और ऐसे करके तुम्हारे पास भी एक नंबर आप क्वेश्चन का बढ़िया वेटेज हो जाएगा। तो पहली बात कि आपको चैप्टर में अभी ये नहीं कहना कि ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर में करना, और जो भी इसमें आंसर आए तुम्हारा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए टॉपिक हम लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक लेक्चर आखिरी का हम लोग बनाएंगे जिसपे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का अगला स्टेप हमारा पावर। पावर क्या होती है बहुत सारे बच्चे पहले जानते होंगे। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट वर्ड कहीं पर भी होगा मतलब बाई में क्या आएगा, हमेशा टाइम आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, हम लोगों ने P बराबर W/T लिख लिया। अब तुम ये समझना कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि जो पावर है शायद वो dW/dt, चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तुमने पढ़ा, दैट इज एक्सलेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता है, एक्सलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्शन वाइज। तो ये तो 2 तरह के फार्मूले, एक तो W/T और एक dW/dt। और कहीं पर भी रेट वर्ड वहाँ पर हमेशा 2 तरह की बातें होती हैं, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। इस बात को याद रखना, जहाँ पर भी रेट वर्ड आया, जो डेफिनेशन रेट वर्ड से स्टार्ट हुई, मतलब पहली बात तो बाई में टाइम होगा, दूसरी बात वो चीज़ 2 भाग में टूटेगी। पहला भाग होगा इंस्टेंटेनियस, दूसरा भाग होगा एवरेज, ठीक है।
तो जो dW/dt हमने लिखा इट इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अच्छा, जो W/T हमने लिखा सिंपल, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एवरेज पावर। क्या कहा जाएगा बच्चों, एवरेज पावर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फार्मूला तो ये तो ठीक है, इससे क्वेश्चन तुम्हारे मिल जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ये फार्मूला नहीं काम आता है, इसको हम थोड़ा सा और डिड्यूस करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा, अच्छा तो W बराबर क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है शायद, है ना। चलो ठीक है, फोर्स हमने मान लिया कांस्टेंट, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, और बॉडी का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ds/dt क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। तो पावर का फार्मूला देखो क्या बन गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला है, ठीक है। पावर का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब थोड़ा सा इसको हमें और डिटेल में समझना है। P की बात करें, P कैसी क्वांटिटी है, को स्केलर है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमने देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर कब होता है, जब उन वेक्टर का कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस या डॉट, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अगर P वेक्टर है, P स्केलर है, तो फाइनली दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, स्केलर वाला होना चाहिए। तो पावर का फार्मूला देखो क्या लिखोगे, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये बन जाएगा, ठीक है। और तुम ये बात जानते हो कि अगर हम ये डॉट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, फार्मूला भी देखो हम इससे ही आगे बढ़ रहे हैं, F इंटू वी कॉस थीटा, ये ओरिजिनल फार्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर का ओरिजिनल फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। थीटा है क्या चीज़, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, F और V के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा, थीटा की बात करें, थीटा हमारे पास देखो तीन तरीके से डिफाइंड हो सकता है। थीटा या तो 90 से बड़ा होगा, तो कॉस थीटा कैसा आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस केस में पावर कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अच्छा, थीटा 90 से कम भी हो सकता है किसी स्टैंड पे, तो कॉस थीटा कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पावर डिलीवर की बात करें कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। तीसरा केस, थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री है, थीटा एग्जैक्ट कितना है 90, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0, तो पावर डिलीवर कितना होगी, 0 होगी। अच्छा, तुम याद करो आज से लगभग 100 साल पहले तुमने एक बात पढ़ी होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा होगा ना, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे पार्टिकल था, m मास का पार्टिकल एक सर्कल में ऐसे v वेलोसिटी से घूम रहा, ठीक है, ऐसे। और तुम किसी भी स्टैंड पे देखोगे, किसी भी स्टैंड पे आप देखोगे वेलोसिटी टेंजेंशियल, वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल। और तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो, कहाँ पे लग जाएगा, सेंटर की तरफ, ऐसे रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं इसको। अब देखो किसी भी स्टैंड पे फोर्स हमेशा वेलोसिटी इसके सिंगल पे है 90 डिग्री पे, तो ये बात कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पावर डिलीवर हमेशा कितना होता है, 0। ये पहले से तुमको हम बता चुके हैं, पावर डिलीवर कितना होगा, 0 होगा। तो कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं जिनको तुम्हें याद रखना है कि अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो कॉस थीटा निगेटिव, मतलब कि पावर डिलीवर निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है पावर की, बोलो यूनिट ऑफ पावर बोलो।
यूनिट क्या होती है भाई? तो यूनिट हम एसआई मात्रक में बात कर सकते हैं इसको, और सीजीएस मात्रक में। यूनिट होगा इसका एसआई मात्रक में। पावर में देखो डब्लू है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? जूल कहेंगे, है ना। और बाई में समय इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड। ठीक है, ये एसआई मात्रक हो गया। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाट, जूल पर सेकेंड या वाट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप याद कर लेना, जूल पर सेकेंड या वाट। अब इसमें कुछ और पॉइंट आपसे पूछ लेगा। अब जैसे ये देखो, एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक में देखो जूल को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग, और टाइम तो सेकंड में ही रहता है सीजीएस में, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। एक पॉइंट और याद रखना कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? ये बच्चों को बहुत अच्छे से याद होता है, 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। हालांकि ये डब्ल्यू सिर्फ लिख देता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। लेकिन कई बार बच्चों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? अब किलोवाट लिखो चाहे मिलीवाट लिखो, है तो यूनिट ऑफ पावर हो। ठीक है, बट उसमें मिलीवाट लगा दिया तो मिलीवाट का मतलब है कि 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करना है, और किलोवाट लगाया मतलब कि 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई करना है। बट अगर यहाँ पर देखो आवर शब्द अलग से ऐड किया है, किलोवाट आवर, ये है क्या चीज़? ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, इसमें कहीं पे डाउट है, ये पावर पर बेसिक चर्चा है, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग अभी करेंगे और इस पर अभी और डिटेल में जाके चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब कई बार बच्चा सोचता है कि शायद ये पावर के बारे में बात की जा रही है, बट ये पावर नहीं होता है। ठीक है, और इस पर चर्चा आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पहली बार की होगी। जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो बच्चे 12th में एक बार इस पर चर्चा किए होंगे। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि वाट का मतलब, ये बात तुमको पता है कि पहले से पावर होती है, बट अगर उस पावर के साथ हमने टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि देखो 1 किलोवाट आवर, आवर का मतलब कि आपने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया? टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। तो बेसिक सी बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो पावर होती है दैट इज W/T। ठीक है, ये W/T होती है। और सिंपल इसको देखो, अगर हम लिखें W बराबर पावर इंटू टाइम, क्या ये एक तरह से वर्क हो गया? और वर्क एक तरह से एनर्जी हो गई, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर एक तरह से पावर नहीं है, इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो ये डाटा तुमसे पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब होता है 10 की पावर 3, है ना, और वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, है ना। मात्रक की बात करें तो ये जूल पर सेकेंड, और आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो 60 मिनट होगा, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। देखो सेकंड सेकंड ऊपर नीचे खत्म हो गए, बचा क्या हमारे पास? 10 की पावर 3 इंटू 36, ये 36 हो जाएगा। इसमें थोड़ा कलाकारी करो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब इसको एक तरह से इस चैप्टर में तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते कि 1 किलोवाट आवर का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, बट जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं उनको हम पहले से बता दें, या 11th में जो बच्चे पहले से हैं, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है हिंदी में 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है, तुमने सुना होगा बिजली का जो बिल आता है वो कई बार किस में कैलकुलेट होता है? यूनिट वाइज, है ना।
तुम लोग कहीं पर अगर कमरे किराए पे रह रहे हो तो तुम लोग पूछते हो कि भैया बिजली का बिल हमको अगर पे करना है तो कितना रुपए यूनिट हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाला कहता है, कई बार होते हैं कुछ चालाक टाइप होते हैं, तो पता चला कि कॉस्ट तो वास्तविकता में कॉस्ट है 7 रुपया और तुमसे वसूला रहा 10 रुपया, ठीक है। तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हें 1 यूनिट का 10 रुपया चार्ज करना है, ठीक है। हमने मान लिया कि चलो 10 रुपये ही कॉस्ट है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। और इसका मतलब होता है कि अगर, अब ये बात थोड़ा 12th से हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है जिसकी पावर है 1000 वाट, एक डिवाइस जिसकी पावर है कितना, 1000 वाट, और तुमने इस डिवाइस को अगर 1 घंटे तक कंटिन्यूस रन किया तो कितना बिजली खर्च करेगा? 1 यूनिट। सही मायने में 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस है जिसकी पावर है 1000 वाट, और अगर हम इसको 1 घंटा रन करें, 1 घंटा चलाएं, तो बिजली कितना खर्च करेगा? 1 यूनिट। अब जो बच्चे इसमें थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे कि हमें जो है ये चीज़ अगर पता चल जाए कि यार जो पंखा है, कई बार होता है कि मकान मालिक तुमसे आएगा, बोलेगा कि तुम्हें बिजली बिल कैलकुलेट करना आता, तुम कहो कि हमको नहीं आता है, तो क्या करेगा? अच्छा देखा मीटर, तुमसे ऐसे बोल दे कि देखो तुम्हारी बिजली बिल आ गया 200 यूनिट, ठीक है, और तुमसे जो है पैसा वो ले गया। जबकि हो सकता है वास्तविकता में 200 से बहुत कम रहा हो, बट फिर भी तुमको नहीं आता कैलकुलेट करना। तो तुम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि अगर तुम जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में एक पंखा, एक बल्ब है, और एक मान लो फॉर एग्जांपल कि तुम थोड़ा ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सुकून भरी ज़िंदगी जीते हो, तो तुम एक कूलर लगवा लिए हो या फिर एसी लगवा लिए हो, ठीक है। तो ऐसे करके 3 डिवाइस मान लो। एक डिवाइस हमारे पास है फैन मान लो, एक डिवाइस है कूलर, एक डिवाइस हमारे पास मान लो, क्या मान लिया जाए? बोलो बोलो बोलो, फ्रिज मान लेते हैं, ठीक है, या एसी मान लो, ठीक है, एसी मान लेते हैं, ठीक है। फैन को हमने देखा तो फैन की जो पावर थी इसमें, हालांकि सभी डिवाइसेस में लिखा होता है कि इतने वाट इतने वोल्ट, जितनी भी डिवाइस तुम्हारी घर में होंगी उन सभी डिवाइस में लिखा होता है कि इतने वाट की है, ठीक है। तुम बल्ब भी मार्केट लेने जाओगे, एलईडी बल्ब की बात की जाए तो तुम कहते हो भैया हमको 5 वाट का एलईडी बल्ब दे दो, ठीक है। तो 5 वाट का एलईडी बल्ब मतलब कि तुम उसकी पावर कितनी पावर मांग रहे हो? उसकी 5 वाट की, ठीक है। और जितनी कम पावर लोगे, जितनी कम पावर का बल्ब लोगे, उतना ही उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तुम्हें अगर ब्राइटनेस बढ़िया चाहिए तो तुम कहते हो ज़्यादा पावर वाला बल्ब दे दो, ठीक है। तो जैसे तुमने कहा कि तुम्हें एक फ़ैन चाहिए, फ़ैन की पावर, हालांकि फ़ैन से कोई मतलब नहीं होता पावर के लिए, बट तुम्हें जब बल्ब की बात आती है तो वहाँ पर तुम पावर देखते हो कि पावर कितने है ये, है ना। तो फ़ैन हम मान लेते हैं, फ़ैन हमारे पास जो भी है वो मान लेते हैं कि है 500 वाट का, ठीक है, ये 500 वाट का है। और कूलर है 1000 वाट का, एसी मान लो है 2000 वाट की, ठीक है। और ये तीनों डिवाइस मिला करके, या ये कहें कि हम इस डिवाइस को डेली का हम इस डिवाइस को मान लेते हैं कि 4 घंटे चलाते हैं, 4 आवर, ठीक है। और इसको भी तुमने डेली का 4 आवर चलाया, इसको भी तुमने डेली का, या ऐसे मान लो इसको तुमने 2 आवर ही चलाया एक तरह से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बिजली खींचेगी। तो अगर तुम एक बेसिक आइडिया ये लगा के चल रहे हो कि अगर हमारे पास ये 3 डिवाइस थे, मेजर जो डिवाइस है जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो यही चीज़ हो सकती है, ठीक है। फ़ैन तो खैर चलो वो भी इतना वाट का नहीं होता, बट हमने मान लिया ऐसा। बाकी कूलर हो गया, एसी हो गई, ये मेजर हो गए कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी कंज्यूम होती है। तो अब तुम्हें अगर आइडिया है कि यार अगर हम इसको 1 घंटा चलाएंगे तो इससे बिजली कितना खर्च होगी? 1 वाट, एक यूनिट। और इससे देखो अगर तुम इसको आधे घंटे चलाओगे तो आधे घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च कर गया, ठीक है। किसकी पावर है कितना? और हमारे पास देखो 1 यूनिट का मतलब होता है डिवाइस ऑफ पावर 1000 वाट रन्स
पर आवर, रन्स पर आवर या इन 1 आवर कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा अगर इसकी पावर 1000 वाट है। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि ये जो फैन है, फैन ने कितनी पावर, कितनी कितनी इसने बिजली खर्च की होगी 4 घंटे में, 5 वाट है तो देखो कितना खर्च किया इसने, 2 यूनिट। इसने कितना खर्च किया देखो 4 यूनिट। इसने कितना खर्च किया देखो 2 घंटे में 4 यूनिट। टोटल कितना हो गया 10। तुम डेली का 10 यूनिट, डेली का 10 यूनिट तुम खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अगर 10 रुपया कॉस्ट है तो तुम सोचो 10 रुपये कॉस्ट के हिसाब से तुम डेली 10 यूनिट खर्च कर रहे हो, मतलब कि डेली का 100 रुपये, डेली का 100 रुपये। ठीक है, तुम्हारा एक दिन का जो पैसा आएगा, चार्ज आएगा यूनिट वाइज, बिजली कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 100 रुपये। ठीक है, ये एक दिन का है, और ऐसे तुम 30 दिन चलाओगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने में हम 1 किलोवाट आवर का यूज करते हैं। ये 12th में जब तुम पहुंचोगे, 12th में जब पहुंच करके या इसको पढ़ा होगा तुमने तो हो सकता है तुम्हें उतना आइडिया ना हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो आप पहले। तो देखो इसको तुम 12th में जब पहुंचोगे तो उसमें इसका यूज किया जाता है कि हम कैसे बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम यहीं पर इस बात को हम ख़त्म कर दे रहे हैं, बार बार का झंझट नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चे 12th पास आउट हो में भी, तो आप सबसे पहले देखो नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसको आप सीख लो आप अच्छे से। ठीक है, ये हमने मान लिया नंबर ऑफ यूनिट कैपिटल N है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट बराबर देखो 500 वाट का बल्ब है, 500 वाट का फैन है, कितने घंटे चला है इसको हमने 4 घंटे। तो आप ऐसे लिखना, नंबर ऑफ यूनिट का मतलब होगा रेटेड पावर, जो डिवाइस है उस डिवाइस में रेटेड पावर है कितना, और बाई में आपको 1000 लिखना है। ठीक है, 1000 का मतलब कि आप जो रेटेड पावर है इसको किस में कन्वर्ट कर लिया तुम, किलोवाट में। और ठीक है, और कितने घंटे तुम चलाओगे उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। ये टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। ठीक है, टाइम किस में होगा, आवर में। या सिंपल रेटेड पावर इन वाट होगी, इन किलोवाट, और टाइम किस में होगा, आवर में। देखो अब ये चीज़ तुम कैलकुलेट कर सकते हो। रेटेड पावर कितना है इसका 500, तो फैन कितना यूनिट खर्च करेगा बिजली का, रेटेड पावर कितना 500, बाई में देखो 1000 क्यों करना पड़ रहा हमको, क्योंकि ये जो पावर होगी हमेशा किसमें होगी, किलोवाट में। और कितने घंटे चलाया इसको तुमने 4 घंटे, 4 से गुणा कर लो, देखो कितना आएगा ये 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट आ गया। बाकी ये सब कैसे कैलकुलेट कर लो। टोटल नंबर ऑफ यूनिट अगर आपको पता है तो तुम जो है पर यूनिट कितना कॉस्ट बिजली का उससे मल्टीप्लाई करके कितना बिजली बिल आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चर्चा हो गई पावर पे। एक और चलिए इससे में हम लोग थोड़ा सा पावर में एक टॉपिक आता है इफिशिएंसी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षता। जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले होंगे दक्षता वर्ड सुना होगा उन लोगों ने। एक टॉपिक है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी है ना, इसका सिंबल होता है ईटा। और इफिशिएंसी के पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। इफिशिएंसी मतलब होता है क्या, फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इफिशिएंसी मतलब होता है वर्क डन और बाय में एनर्जी सप्लाई। ठीक है, एनर्जी सप्लाई। और परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर 100 से
मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ईटा किस में आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा, पहला फार्मूला है। एक फार्मूला और होता है ईटा का, ये होता आउटपुट पावर, बाई में क्या होता है, इनपुट पावर, ठीक है। और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे तुम, बोलो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये दो फार्मूले हो गए, ठीक है। ये तो बात हो गई इफिशिएंसी के फार्मूले की, बट इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा फील करना। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको हम सुना रहे हैं, 2 मिनट की कहानी है, उसको सुन लो। जहाँ पे हम रहते हैं हमारे बगल में एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी, और इनकी एक दुकान है, ठीक है। गुप्ता जी की एक दुकान है, ठीक है। और सुबह का समय था तो चाय हमारे यहाँ पे बननी थी, बट चीनी नहीं थी। चीनी जानते हैं ना, शुगर। तो चीनी खत्म हो गई, तो गए हम चीनी लेने। मैडम जी ने बोला कि जाओ चीनी गुप्ता जी के यहाँ से लेके आइए, है ना। तो हम लेने गए वहाँ पे, और गुप्ता जी को हमने दिया 100 रुपये। हमने कहा गुप्ता जी 100 रुपये की चीनी दे दो, ठीक है, 100 रुपये की चीनी दे दो। गुप्ता जी 100 रुपये की चीनी दिए और हम उसको लेकर के वापस घर आ गए, ठीक है। हमारे माइंड में यह था कि गुप्ता जी ने जो चीनी दी है, क्या वास्तविकता में 100 रुपये जब हमने सप्लाई किया है उसके बदले पूरा 100 रुपये का चीनी दे दिया, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस रेट पर खरीद के लाए थे उसी रेट पर उन्होंने हमको दिया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब भाई जिस रेट की मान लो खरीद के लाए थे 50 रुपये केजी के हिसाब से, और 50 के हिसाब से उनको दे दिए 2 किलो 100 रुपया में, तो उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। भाई गए वापस आए, इतना मेहनत किए, बैठ करके दिन भर वहाँ पे देखते रहते कि कौन सा कस्टमर आएगा, ठीक है। तो दिन भर अपना समय वेस्ट किया और उसके बाद भी उनको आखिरी में क्या मिल रहा, कुछ होने। तो गुप्ता जी बेवकूफ़ है नहीं। तो हमने जब ये चीज़ पता की तो हमको पता चला कि यार जो गुप्ता जी ने चीनी हमको दी है वो 10 रुपया ज़्यादा महंगी दी है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक जो प्राइस है चीनी का वो था 40 रुपये पर केजी, बट हमको कितने में दिया था उन्होंने, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो हमसे कितना पैसा उन्होंने ले लिया, एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया, 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये उन्होंने ज़्यादा ले लिया। गुप्ता जी के पास हम गए वापस, हमने कहा गुप्ता जी आपकी इफिशिएंसी कितना है ये हमें चेक करना है। तुमने गुप्ता जी से पूछा कि भाई गुप्ता जी आप चीनी मार्केट से किस रेट की लेके आए। हमने कहा झूठ नहीं बोलिएगा। तो बोले ठीक है, अब पड़ोसी आप तो आपको ईमानदारी से बता दे रहे हैं। तो हमने बोला कि हम मार्केट से खरीद के लाए थे 40 रुपये केजी। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा हमें कितने का उन्होंने वापस किया, एक तरह से हमने एनर्जी सप्लाई की थी 100 रुपया, उस 100 रुपये के बदले कितना वापस हमको मिला, केवल 80 रुपया, क्योंकि 20 रुपये दबा लिए गुप्ता जी। सप्लाई कितना किया हमने, 100 रुपये। परसेंटेज की बात करनी थी तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो पता चला गुप्ता जी की एफिशिएंसी कुल मिला के थी 80%। हमने कहा गुप्ता जी आपकी एफिशिएंसी भाई साहब 80% है, इसको बढ़ा सकते हो क्या। तो बोले कि क्या करेंगे, बढ़ा के देखने में सुनने में चले गुप्ता जी की एफिशिएंसी भाई साहब 100%, लेकिन क्या होगा दिन, अगर हमने 100 रुपये सप्लाई किया होता और 100 रुपये का ही सामान दे देते, मतलब 1 रुपये भी ना बचाते, तो होता क्या, गुप्ता जी की आइडियलिटी तो समझ में आती कि भाई गुप्ता जी 100% ईमानदार है, बट वास्तविकता में ऐसा कोई मिल सकता है क्या जो जितना सप्लाई किया उतना ही वापस आपको दे देगा। आप ये मान के चलते हैं कि चलो हमने जितना सप्लाई किया उतना ही हमको मिला है, बट ऐसा नहीं। अगर उतने का ही वापस कर दिया तो उस सामने वाले इंसान को क्या बचे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुल मिला के इफिशिएंसी की बात किया तो इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। तुम याद करो, तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में तुमने बात पढ़ी होगी कि जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन, और एक होता है कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन। ये कार्नोट इंजन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद भी इस इंजन की जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो शायद 60% 70% ऐसे ही रहता है। कहीं पर भी तुमको
100% वाला इंजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफिशिएंसी पर बहुत चर्चा की जा सकती है, बहुत समय तक चर्चा की जा सकती है कि इफिशिएंसी का वास्तविक मतलब क्या। जैसे तुम देखो 100 रुपये तेल डलवाओ, फॉर एग्जांपल 100 रुपये गाड़ी में तेल डलवाया, और तुम 100 रुपये के तेल से क्या करोगे? तुम क्या 100% उसको चलाने में खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हीट डीजनरेट होगी। जब आप बाइक चलाओगे तो इंजन थोड़ा सा हीटअप होता है। हीटअप कहाँ से होता है? वो ड्यू टू फ्यूल कंजप्शन। अगर फ्यूल नहीं होगा, तुम उसको बाइक को पैदल लेके चलो, हीट जनरेट नहीं होने वाली। तो तुम जब बाइक चलाते हो तो उसमें जो पिस्टन होते हैं कंटिन्यू, वो कंप्रेस एक्सपेंड कंप्रेशन एक्सपेंशन लगातार होता रहता है, और वो तब होते हैं जब उसमें फ्यूल होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने 100 रुपये का तेल डलवाया, उस तेल का 100% यूज़ नहीं कर पाए। अब तुम देखो, वो गाड़ी ज़्यादा बेहतर होगी जिसमें तुम 100 रुपये का तेल डलवाओ और तुम उस गाड़ी से 80 किलोमीटर चले गए 100 रुपये के तेल में। ठीक है, अब बुलेट में तुमने तेल डलवाया, पता चला कि 30 किलोमीटर तक जा पाए। अब ये 80 किलोमीटर किस में जा सकते हो? प्लेटिना तुमने सुना होगा ना गाड़ी, प्लेटिना में तुम 100 रुपये के तेल में 80 किलोमीटर तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब कि तुम 100 रुपये में जो इफिशिएंसी है इसकी ज़्यादा है, तुमने 100 रुपये में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि उसी 100 रुपये में 30 किलोमीटर। मतलब किस इंजन की इफिशिएंसी ज़्यादा, प्लेटिना वाले की बुलेट वाले की? तो बुलेट वाले की इफिशिएंसी कम है। बट हम अगर बात करें पावर की, या हम बात करें कि एक तरह से ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्लेटिना की कि बुलेट की? बुलेट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो चर्चा करने के लिए हम लोग बहुत कर सकते हैं, बस इतना तुम समझो, इफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमने सप्लाई किया है वो बाई में रहेगा, और जो हमको वापस मिलेगा हमेशा ऊपर होगा। देखो यहाँ पर वर्क डन मतलब कि जो हम एनर्जी सप्लाई की उससे कितना वर्क हुआ है, एक तरह से इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, और साफ साफ इसमें लिखा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये तुमको दोनों अच्छे से याद रखना है, और हमेशा याद रखना कि ऊपर वो चीज़ होगी जो हम वापस पाते हैं, और बाई में हमेशा वो चीज़ जिसको हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई अगर हमने देखो पावर फॉर्म में किया, तुमको वापस क्या मिला? पावर फॉर्म में। सप्लाई हमने एनर्जी फॉर्म में किया, वापस क्या मिला? वर्क फॉर्म। ठीक है, तो जिस शकल का सप्लाई होगा उसी शकल का तुमको एक तरह से आउटपुट निकल के आएगा। ऐसा नहीं तुमने आलू डाला सोना निकल आएगा। ठीक है, अगर तुमने एनर्जी सप्लाई की तो वापस क्या मिलेगा? तुमको वर्क मिलेगा। अगर तुमने इनपुट में पावर सप्लाई किया तो वापस क्या मिलेगा? तुमको पावर मिलेगी। ठीक है, चलिए ये बात होगी। अच्छा, अब ये तुम समझ गए ना, जिस फॉर्म में इनपुट होगा उसी फॉर्म में आउटपुट होगा। अब ये बताओ कि इफिशिएंसी का मात्रक क्या होगी, यूनिट क्या होगी? देखो देखो, यूनिटलेस है भाई, ऊपर पावर नीचे पावर, तो बेसिक सी बात इसमें लिख लो, इट इज़ अ यूनिटलेस पैरामीटर। ठीक है, इफिशिएंसी कैसा होता है? यूनिटलेस पैरामीटर। ये बात हो गई। चलो इसको छाप लो अच्छे से। कुछ छोटे छोटे टुचकुले कर लेते हैं हम लोग, है ना, पावर पे। ऐसा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा, ठीक है, ये पार्ट सर्कल ससुरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है ना, ये मास है में इसका, और इसका जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो तो हम पहले जानते हैं कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे टाइम वेरिएबल है। ठीक है, और AC का जो वेरिएशन है क्वेश्चन में दिया है k² r/t²। किसी इंस्टेंट हो या किसी t टाइम पर जो पावर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन उसका वेरिएशन टाइम के साथ ऐसा दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल r दिया है। ठीक है, तुमसे पूछा है कि यहाँ पर पावर डिलीवर कितनी होगी, पावर डिलीवर क्या होगा। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन पावर कितना डिलीवर करेगा? 0 करेगा। बट सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को वेरी कौन करेगा? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल। और तुम ये देख रहे हो इस चीज को कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हो कि वेरिएबल होगी। अगर AC वेरी कर रहा मतलब कि वेलोसिटी कैसे होगी यहाँ पे? वेरिएबल। और वेलोसिटी कौन वेरी करेगा?
एटी करेगा, चूंकि एटी के पास जिम्मेदारी क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना, मतलब डी वी अपॉन डी टी। तो सेंट्रिपेटल एक्सलेशन जो होता है, सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता है, पावर डिलीवर जीरो करता है, वो तब तक करता है जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है। तो केस है कैसा, इस केस को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खेल खत्म। चलो बात कर लेते हैं हम लोग। हमसे पावर पूछा है, देखो इस एसी को हम लिख सकते हैं किसी स्टैंड पे वी स्क्वायर बाई आर बराबर के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर के, ठीक है। चलो बोलो वी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे तुम, के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर लिखोगे। वी बराबर क्या बन जाएगा, के आर टी, ये बन जाएगा। चलो ये बताइए कि ए टी का फार्मूला क्या हमारे पास है, ए टी बराबर डी वी अपॉन डी टी, डी वी बाई डी टी। तो v कितना है, देखो यहाँ से के आर टी है, के आर टी में t वेरिएबल, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो के इंटू आर हम बाहर ले लेते हैं, के इंटू आर बाहर लिया, डी डी टी बाई डी डी टी कितना हो गया बोलो 1। तो टेंजेंशियल कितना बना बोलो, के इंटू आर बनेगा। यहीं तक बात रखनी थी आपको, ठीक है। अब पावर डिलीवर जो होगी वो पावर हम पहले जानते हैं, यहाँ पर सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन भी होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स भी होगा और टेंजेंशियल भी। तो सेंट्रिपेटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर cos 90 प्लस टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल 0 डिग्री। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, है ना। तो ये तो 0 हो गया। एफ टी देखो कितना होगा, एम इंटू ए टी इंटू वेलोसिटी, मास दिया है ए टी देखो कितना तुम्हारे पास है, के इंटू आर, के इंटू आर। वी कितना देखो, के आर टी, बोलो बोलो क्या बन जाएगा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। ये पावर डिलीवर होगी, बट पावर डिलीवर बाय विच फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स हमेशा पावर कितना डिलीवर करेगा, 0 करेगा। चलो यहाँ तक इसको छाप ले जल्दी से। चलिए अगला टुचकुला है, एक बॉडी जो कि स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, इसका मास कुछ हमने मान लिया m है और इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, वैसे क्या है पावर जो बॉडी में डिलीवर हुआ वो कांस्टेंट है। P जो लिखा गया है इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में पावर, ठीक है। और ये है कैसा, कांस्टेंट है। पावर डिलीवर कैसा, कांस्टेंट है। इनिशियल रफ्तार कितना है इसका, 0 है, इनिशियल रफ्तार 0 है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी बनाएगा, डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी बनाएगा। हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और ऐड कर लें, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी बनाएगी किसी टी टाइम पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब देखो P कांस्टेंट है तो P का फार्मूला हम यूज करेंगे F इंटू वी का। अब भाई जो कांस्टेंट है चाहे उसको इंस्टेंटेनियस लिखो चाहे एवरेज लिखो, बात बराबर है। तो P तो कांस्टेंट है, F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाओ, बोलो ए को हम क्या लिखें, डी वी अपॉन डी टी लिखें, डी वी अपॉन डी टी इंटू वी लिख सकते हैं। अच्छा P इंटू डी टी बाई एम राइट हैंड साइड, देखिए ये जो m था यहाँ पर बाई में लेंगे, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, v और गुणा डी वी। और इसको क्या करोगे, सम जैसा जो सिंबल होता है, मतलब इंटीग्रेट करना है। इनिशियल 0 फाइनल v मान लिया किसी t टाइम पे, इनिशियल टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम t हो गया, ठीक है। अब तुम समझ गए p बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, है ना। v का इंटीग्रेशन बोलो v स्क्वायर बाई 2 बनेगा।
बोलो v का फंक्शन क्या आया, p/m इंटू टी और ये 2 इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो v की जो प्रोपोर्शनलिटी है टाइम के साथ क्या है, वो पावर 1/2 वाली है। v की प्रोपोर्शनलिटी टाइम के साथ पावर 1/2 की है। अब इसमें तुमसे पूछा है डिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी, टी टाइम पर डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल की है उसका प्रोपोर्शनलिटी कैसा होगा। तो एक बार तुम इसको और इंटीग्रेट कर लो। देखो v का फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, v का फंक्शन है, v का फंक्शन अंडर रूट या सिंपल v² लिख लो, चलो कोई नहीं। v का फंक्शन हमारे पास है, क्या है v का फंक्शन, 2p/m और ये तो खैर कूड़ा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, चीज़ तो कांस्टेंट है। और t की पावर क्या है, 1/2 है ना। चलो आगे इसको देखते हैं। v को हम क्या लिखें, dx/dt। ठीक है, इसको कोई नंबर मान लो या इसको कोई कांस्टेंट मान लो। ठीक है, इसको हमने कोई कांस्टेंट मान लिया k, जो कि पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, k इंटू टी की पावर बोलो 1/2 बनेगा। और dx बराबर क्या मिला, k इंटू टी की पावर 1/2 इंटू dt। इंटीग्रेशन फिर से करो। इनिशियल 0 पॉइंट पर थी बॉडी रफ्तार, इनिशियल 0 डिस्प्लेसमेंट था और t टाइम बाद हमने मान लिया x। तो dx का इंटीग्रेशन तुम जानते हो x होगा, t का जो इंटीग्रेशन होगा पावर क्या 1/2 है, तो 1/2 + 1 और बाई में 1/2 + 1। देखो क्या बन जाएगा, बाई का 2 पर जाएगा तो 2k/3, टी की पावर बोलो क्या बन जाएगा 3/2। तो x जो प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 3/2 के साथ होगा। ठीक है, अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इनकी प्रोपोर्शनलिटी कैसी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर v² प्रोपोर्शनल टू t है। ठीक है, या तुम ऐसे लिख लो, x ये पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2/3 हो जाएगा, बोलो ये 2/3 होगा प्रोपोर्शनल टू टाइम। v² प्रोपोर्शनल टू t है और x की पावर 2/3 प्रोपोर्शनल टू t है, तो आप देखो क्या बन जाएगा, ये v² प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2/3 है। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 ऐसा कुछ बन जाएगा ये। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलिए ऐसे क्वेश्चन में देखो ढेर सारे आते हैं, आप इनको सीख लो। क्वेश्चन हालांकि इसमें इसका टाइम के साथ प्रोपोर्शनलिटी पूछा था हमने, इसमें 3 केस करवा दिए, इसका t के साथ, v का t के साथ और v का s के साथ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे फेंका, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म में ऐसे हमने इसको, ये m मास का पार्टिकल था, इसको इनिशियल v0 वेलोसिटी से थीटा डिग्री पर फेंका। ठीक है, थीटा डिग्री पर फेंका। क्वेश्चन है कि t टाइम में, ये समय 0 पर था, t टाइम पर या t समय पर इंस्टेंटेनियस पावर, ये पहला क्वेश्चन कितना होगी। और दूसरा क्वेश्चन है t समय में उसी टाइम पर है। ठीक है, t टाइम में इंस्टेंटेनियस और t टाइम में एवरेज पावर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है।
अब ये कहने के लिए पावर के क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर के, लेकिन इसमें सारा का सारा योगदान है वेक्टर का और सारा का सारा योगदान 2 डायमेंशन मोशन का। चलो करते हैं क्वेश्चन को। अब टी टाइम इसमें ये नहीं कहा गया कि कहाँ पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट के पहले टाइम या टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले भी मान सकते हैं, बाद में भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा टाइम है समय टी इक्वल टू टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात हम लोग पहले कर रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ इस वी नॉट का ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये 0 हटा लेते हैं समय से। वी नॉट कॉस थीटा, वर्टिकल बोलो वी नॉट साइन थीटा। इस टी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल ऐसे बन रही होगी, है ना। इसको बोलो क्या लिखोगे तुम, इसको वी मान लो, ये बन जाएगी, ठीक है, वी एक्स, और ये बन जाएगी वी वाई। तो टी टाइम पर जो वी एक्स होगा वो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी बराबर, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल की वेलोसिटी है कितना, वी वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलो यू वी नॉट साइन थीटा और माइनस का जी टी, ये बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो चलो हम डायरेक्शन मान लें, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो वी एक्स क्या बनेगा आई कैप, ये क्या बन जाएगा बोलो प्लस का जे कैप, इस पूरे का। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। अच्छा, पावर डिलीवर बाय ग्रेविटी, पावर डिलीवर टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी एम जी ऐसे नीचे। ठीक है, तो एम जी तो फोर्स हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला बोलो क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। चलो बताओ फोर्स वेक्टर यहाँ पर कौन है, एम जी है, तो ऊपर की तरफ प्लस वाई है तो नीचे क्या बन जाएगा माइनस वाई। तो क्या लिखोगे तुम एम जी और क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जे कैप माइनस जे कैप, लेकिन हमने माइनस एन पहले ले लिया। इस पूरे का डॉट मल्टीप्लिकेशन करना तुमको। अच्छा, टोटल वी जो आएगा, तो टोटल वी आएगा वी एक्स प्लस वी वाई, ये आएगा। ठीक है, तो वी वेक्टर कितना होगा बोलो, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, डॉट करना तुम इस वी वेक्टर से, चूंकि फार्मूला देखो वी वेक्टर यहाँ पे रखो कितना आएगा, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, इस पूरे का जे कैप। ठीक है, अब तुम जानते हो कि डॉट में डॉट प्रोडक्ट में आई का आई होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ। आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 आई cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एम जी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर का देखो आंसर क्या आएगा, माइनस एम जी इंटू दिस कितना है बोलो, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जे टी, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का आंसर। अब बचा एवरेज पावर, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको कलाकारी करनी पड़ेगी। एवरेज पावर को तुम अलग दुनिया से खोज के नहीं लाओगे, इसी से कैलकुलेट करना। ये तो इंस्टेंटेनियस है, क्या करना तुमको, एवरेज पावर P इंटू डी टी और इसका समाकलन। ठीक है, और बाई में डी टी इसका भी समाकलन। जितने से जितने के बीच में तुमको एवरेज निकालना है, उसके बीच में कोई इंस्टेंटेनियस पर कोई पावर बन रही है तो उसको तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से t टाइम तक। अब dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, सिंपल, इसको 1/t हम बाहर लिख लें। अच्छा, p का फंक्शन क्या हमारे पास, ये वाला फंक्शन बचेगा, इंस्टेंटेनियस का फंक्शन ये है। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ वेरिएबल आप बाहर ले लो। अब बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे देखेंगे, हम उसको यहीं पे इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। ठीक है, एवरेज पावर को हम यहीं पे देखो, माइनस एम जी तुम बाहर ले लो सबसे पहले,
और बाई में टी बाहर ले लो, अंदर वी नॉट साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या बन जाएगा बोलो, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और माइनस जी टी में टी को इंटीग्रेट करना है तो क्या बन जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2। अब देखो ऊपर से टी कॉमन ले लो, जब टी कॉमन लिया जाएगा तो पी एवरेज क्या निकल के आएगा, माइनस एम जी इंटू टी बाई टी, अंदर बोलो वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी बाई 2, इतना बचे केवल, देखो टी से टी खत्म, तो पी एवरेज क्या आएगा, माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी बाई 2, समझ जाना है, यहाँ पे माइनस का जी टी बाई 2 लिखा, ये आंसर आएगा तुम्हारा एवरेज पावर का। तो कहने के लिए क्वेश्चन था पावर का, लेकिन ये क्वेश्चन था किससे, वेक्टर का थोड़ा यूज कर लिया तुमने यहाँ पे, और पूरी तरीके से यहाँ पर 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, और पावर पर अभी न्यूमेरिकल हम लोग आगे करेंगे, कंबाइन एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक जो हम लोग कवर करेंगे उस पर प्रॉपर न्यूमेरिकल करेंगे, लगभग मान के चलो कि 1.5 घंटे कम से कम न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो बेसिक चर्चा हो गई, आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। पावर पर, एफिशिएंसी पर भी न्यूमेरिकल अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।